दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में एक बात कही, उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। उन्होंने इस लेक्चर में कहा कि लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ जो शिक्षा पद्धति लाई, उससे हमारा जो औपनिवेशिक माइंडसेट बना, उससे हमें निजात पाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 1835 में ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू की गई और अभी 2035 को जब उसके 200 साल पूरे होंगे, तब तक हमें इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने की कोशिश करना चाहिए। अब ये तो एक बात हुई जो मोदी ने कही, और दूसरी तरफ इसी समय चंद्रभान प्रसाद, जो एक दलित लेखक और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो मैकॉले को एक काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानते हैं, क्योंकि उसी के कारण, उन्हीं की शिक्षा पद्धति के कारण जो दलित हैं और वंचित समाज है, उनको शिक्षा के प्रावधान मिले। अब ये दो विरोधाभासी चीज़ें एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हमको दिख रही हैं, और उसमें सोचना ये है कि नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसने अभी तक जो ज़्यादा नफरत फैलाई है वो मुसलमान राजाओं के खिलाफ फैलाई है, और हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं उनको बताया है कि ये मुग़ल शासन के कारण यहाँ आई, मुसलमान राजाओं के कारण यहाँ आई। अब ये नया सिलसिला कुछ सालों से छेड़ रहे हैं कि जहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति थी, मैकॉले द्वारा लाई गई, वो हमें एक गुलामी की मानसिकता दे रही है। और वास्तव में हुआ क्या? दोस्तों, बात ऐसी है कि जब लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ अपनी शिक्षा पद्धति लाई, वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे, और यहाँ आके उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी शिक्षा पद्धति लानी है कि लोग देखने में तो भारतीय लगें पर विचार में पूरी तौर से ब्रिटिश हो। पर खैर, कोई भी चीज़ एक सरल सीधी लाइन, नाक की लकीर में नहीं चलती। जब वो लगाई जाती है और उसका दूसरे हिस्से मेल जोल होता है तो उसमें काफ़ी बदलाव आते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि इससे जो उदार मतवादी आधुनिक सोच है वो भारतीय शिक्षा पद्धति में आया। उसी के साथ साथ, जैसे चंद्रभान प्रसाद जैसे चिंतक कहते हैं कि इसी के साथ दलितों को और पिछड़े वर्गों को शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया, जो उनकी मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। और तब तक तो जो चलता था, गुरुकुल है या मदरसा है, और ख़ासकर गुरुकुल यहाँ ज़्यादा हैं। गुरुकुल में क्या शिक्षा होती थी? गुरुकुल में केवल उच्च वर्ण के लड़के, राजकुमार, क्षत्रिय, ये पढ़ते थे, और सवर्ण वहाँ पढ़ते थे। और गुरु की दीक्षा में एक जो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है, जो शिक्षा जिस प्रकार से थी, वो लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरी तौर से दूर थी। तो उस शिक्षा पद्धति के आधार पे वो चलता था। अब लॉर्ड मैकॉले ने निश्चित रूप से जो लाया, वो खुद उन्होंने लाया ब्रिटिश प्रशासन को मदद देने के लिए, ताकि ब्रिटिश लोगों के पास उन लोगों की संख्या रहे जो यहाँ रहकर ब्रिटिश के जो यहाँ मंसूबे हैं उनको पूरा करें। पर जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज़ एक नाक की सीध में नहीं चलती। यहाँ आने के बाद, मैकॉले की पद्धति को लाने के बाद, शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ, और इससे न केवल सवर्ण बल्कि दलित और स्त्रियाँ ये भी शिक्षा प्राप्त करने लगी। और यहाँ के बहुत सारे जो आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, वो आज़ादी के आंदोलन के नेता इंग्लैंड गए, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आए, और वो हमारे आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेताओं में से हैं, जिन्होंने उपनिवेशवाद के गढ़ ब्रिटेन में जाके शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और जो लोग आज ये बात कह रहे हैं मोदी की विचारधारा, ये लोग तो उस समय भी
जो उपनिवेशवाद के विरोध में जो संघर्ष चल रहा था उससे पूरा पूरा दूर रहे। और आज वो बात कर रहे हैं कि उपनिवेशिक मानसिकता का विरोध करो। वास्तव में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो केवल ब्रिटिश सत्ता नहीं, उसी के साथ साथ पूरी उपनिवेशिक मानसिकता का विरोध कर रहा था। उसको केवल ये बताना कि ये एक उपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ गए हैं, ये गलत है, क्योंकि जब भी दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं उनके इंटरेक्शन से, मेल जोल से जो चीज़ें निकलती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। और वही बात भारत में हुई। जो उपनिवेशिकवाद की शिक्षा थी उसमें काफ़ी कमियां थी। वो कोई हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया था, वो तो ब्रिटिश ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। उसके बावजूद क्योंकि ब्रिटिश यहाँ थे तो उन्होंने कई ऐसे सुधारवादी आंदोलनों को समर्थन किया जो उनकी नज़र में शायद काफ़ी पिछड़े हुए थे। जैसे एक मुख्य तौर से बात याद आती है सती प्रथा। अब क्या हम कह सकते हैं कि सती प्रथा ब्रिटिश ने खुद के इंटरेस्ट के लिए लाई? समाज काफ़ी एक प्रकार से मिला जुला समाज चलता है। इसी के चलते कई ब्रिटिश स्कॉलर्स ने, जैसे यहाँ आर्कियोलॉजिकल की खोज ने नालंदा, तक्षशिला और दूसरी चीज़ों की खोज की, हमारे अजंता अलोरा की खोज की, और उन्होंने ये लॉर्ड कनिंघम के नेतृत्व में ये सब चीज़ें हुई। और उसी के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ लाई गई उसको वास्तव में यहाँ के हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने उसका विरोध नहीं किया। उस समय वो चुपचाप दुबक कर अंग्रेजी सत्ता के सामने नतमस्तक थे। और गुरु गोलवलकर ने तो यहाँ तक लिखा, ब्रिटिशों का विरोध क्यों करते हो, उनकी चीज़ों का विरोध करते हो, अपनी ताकत को बचा के रखो, क्योंकि हमारा मुख्य विरोध मुसलमानों से है, क्रिश्चियन से है और कम्युनिस्ट से है। ये गोलवलकर लिखते हैं, जो इनके आद्य पुरुष हैं मोदी जी के। तो ये उनकी विचारधारा थी। फिर आज अचानक उनको मैकॉले क्यों याद आ रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिनकी विचारधारा पहले कभी इन्होंने ब्रिटिश का विरोध नहीं किया, आज अचानक उनको मैकॉले की याद क्यों आ रही है? तो इसके पीछे मेरे मतानुसार दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आज उन्हें ऐसी व्यवस्था लानी है शिक्षा की जो केवल उच्च वर्गों तक, उच्च वर्णों तक सीमित रहे। हम देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मुख्य बात है कि इसमें आम लोग इस प्रकार की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और जो उनका ज़्यादातर उनका पैटर्न है कि गुरुकुल एक महान संस्था थी, उस प्रकार की संस्थाओं को लाकर केवल सवर्णों को ही शिक्षा मिले और दलित और वंचित समाज इससे हटा रहे, ये उनका एक उद्देश्य दिखता है। और दूसरा उद्देश्य ये दिखता है कि इसी के साथ साथ मैकॉले के साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन्होंने तर्कपूर्ण सोच को भी प्रोत्साहित किया। साइंटिफिक टेम्पर बाद में इसी से आया, इसी विचारों के विकास से आया। कि जैसे देखें हम, अंबेडकर जी एक तर्कवादी थे, जवाहरलाल नेहरू तर्कवादी थे, उसी आधार पे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की। जबकि आज जो भी चल रहा है वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ, केवल जो सोच के आधार पे, जो विश्वास के आधार पे जो ज्ञान है उसका बहुत विकास किया जा रहा है। इसी में एक बात और भी दिखती है, अभी अभी नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया, और वो अंधविश्वास को कितनी तेजी से फैला रहे हैं, ये भी एक देखने की बात है। चौथी बात मैं ये कहूँगा कि वास्तव में आज ये हिंदुत्व की राजनीति वाली सरकार क्या कर रही है। वास्तव में ये उपनिवेशवाद के कई मूल्यों को प्रस्थापित कर रही है। डीकोलोनाइजेशन, गुलामी, इस प्रकार की गुलामी से हटने का क्या मतलब होता है? इस प्रकार से हटने का मतलब होता है कि जाति व्यवस्था का पूरा पूरा विरोध, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा पूरा विकास, फेडरलिज्म, जो हमारा देश एक फेडरल सरकार होना चाहिए, उसका समर्थन। और आज इसके उलट आप देखिए तो फेडरलिज्म, जो ये संघवाद है कि भाई अलग अलग राज्यों के हम संघ हैं, उसके उलट गवर्नर्स को पावर्स बहुत दिए जा रहे हैं, केंद्रीय सरकार बहुत पावर्स ले रही है। अब हमारी जो भारत की विरासत है मुख्य तौर से, उसमें विविधता है, धर्मों की विविधता है,
सभी धर्मों के मेल जोल से ही भारत का आज़ादी का आंदोलन बना और उसी में से ये संविधान मिला। भाषाओं का मेल जोल है। आज बाकी भाषाओं के बदले केवल हिंदी को ज़्यादा महत्व देने की कोशिश की जा रही है। बाकी धर्मों के बदले केवल उच्च वर्णीय हिंदू धर्म को ज़्यादा कोशिश की दी जा रही है, उसको महत्व देने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, केंद्रीय सरकार के जो नुमाइंदे हैं, गवर्नर्स, राज्यपाल, वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों के खिलाफ है। यानी एक प्रकार से खुले समाज की रचना ये कॉलोनियलिज्म के विरोध में जाता है, उपनिवेशवाद के विरोध में जाता है। और आज हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति लाई जा रही है, एक प्रकार से वो कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के उन तत्वों को ला रही है जहां एक धर्म को प्रधानता हो, एक भाषा को प्रधानता हो, केंद्रीय सरकार को प्रधानता हो। ये उनके कहने का मूल सार है। तो इस मोदी के इस मैसेज में भी दो बातें छिपी हुई हैं। एक तो उस प्रकार की व्यवस्था लाना जहाँ सवर्ण संभ्रांत वर्ग के लोग ज़्यादा शक्तिशाली बने, और दूसरी तरफ से ऐसी शिक्षा पद्धति लाना जिससे दलित और वंचित समाज के लोग पिछड़ जाएं। और तीसरा, उसी के साथ साथ एक मैं इसमें भी जोड़ दूंगा कि जो वैज्ञानिक सोच के आधार पे समाज बनाने की बात हमारा संविधान कहता है, उसको अलग करके उस प्रकार की विचारधाराएं जो केवल श्रद्धा के आधार पर चलें, अंधश्रद्धा के आधार पर चलें, उसको प्रेरणा देना। और इसमें अभी हमने जब देखा कि यहाँ पताका लहराई गई, तो कई शंकराचार्य लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा एक देश का प्रधानमंत्री जो राजनीतिक व्यक्ति है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रधानमंत्री है, वो कैसे एक धर्म की चीज़ों को ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। ये शंकराचार्य ने तो इसका विरोध किया कि भाई ये तो धर्म की बात है, इसमें एक राजनीतिक नेता क्यों दखलंदाजी दे रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी इन्होंने किया, उस समय पुरोहित भी वो थे और यजमान भी वही थे। अभी उन्होंने सबसे आगे आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को रखा और वो उसके साथ साथ चल रहे थे या उसके पीछे चल रहे थे। तो ये बात दूसरी तौर से आरएसएस के महत्व को ज़्यादा रेखांकित करना, आरएसएस की विचारधारा को ज़्यादा मजबूती से प्रस्तुत करना, ये बात भी उसमें है। इसमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत नुकसान हो रहा है। और जो लोकतंत्र के आधार पे हमने चलना चाहिए, संविधान के आधार पे चलना चाहिए, उसके उलट ये सब किया जा रहा है, जिसमें मैकाले को एक केंद्र बिंदु बनाया गया। वैसे उनके भाषण में बाकी भी चीज़ें थी जो इस बात को मानती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को वापस लाना है। संस्कृति को वापस लाने का क्या मतलब है? केवल हिंदू धर्म आधारित संस्कृति, या यहाँ की जो मिली जुली परंपरा है जिसको जवाहरलाल नेहरू गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो लाना, उसको मजबूत करना है। आज जो दिख रहा है ये तो बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। और वास्तव में जो उपनिवेशवाद का एक भाग था, शिक्षा, उसको विकसित करके आगे ले जाना, वो एक भाग था। और दूसरा, यहाँ उस प्रकार का एक उपनिवेशिक ढांचा बनाना जो हमने आज़ादी के बाद उसको कमज़ोर करने की कोशिश की। आज मोदी सरकार जब से 11 साल से आई है, ये उसी उपनिवेशिक ढांचे को ज़्यादा मजबूत कर रही है, केंद्र सरकार के शासन को और ऊपर से गवर्नर्स के रूल को, और एक भाषा, एक ये सब के आधार पे जो वो कर रही है, इससे यहाँ की जाति व्यवस्था भी मजबूत हो रही है, जिसको हमें कमज़ोर करने की बात। वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता से निकलना, तो उसमें ये भी शामिल है कि सीए, एनआरसी और जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनका भी हम विरोध करें। तो मुख्य रूप से ये उनका जो मैकाले का विरोध है, वो एक आवरण है जिसके पीछे वो छुपकर जो हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा है, उसको मजबूती से लाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।